क्या आप लोग जानते हैं कि रेसलिंग के अंदर एक रिसीप्ट किसको कहा जाता है? क्योंकि रैंडी ऑर्टन को तो ये बात भाई अंडरटेकर से जानने को मिली थी। और एक रिसीप्ट वो होती है अगर मैं अपने अपोनेंट को हर्ट कर दूं रिंग के अंदर, यानी कि रियल में उसको मार दूं, तो उसके पास एक मौका है मुझे वापस हिट करने का, ताकि वो उस चीज का बदला ले सके। तो एक पॉइंट ऐसा देखने को मिला जब रैंडी ऑर्टन ने एक चेयर शॉट मार दिया सीधा अंडरटेकर के सर पे और उनका खून निकलना स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली ये प्लान था नहीं, तो रैंडी ऑर्टन की फट गई भाई और वो बैक स्टेज जाके अंडरटेकर को सॉरी बोलते हैं। लेकिन अंडरटेकर कहते हैं डोंट वरी किड, योर रिसीप्ट इज कमिंग। और ये चीज रैंडी ऑर्टन को समझ नहीं आई भाई ये बंदा क्या बोल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये रिसीप्ट रैंडी ऑर्टन को कब मिली और साथ के साथ ये आइकॉनिक फ्यूड अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन की साल 2004 से 2005 तक जो हमें देखने को मिली। कुछ ऐसी आइकॉनिक मोमेंट्स इसके अंदर जो कि शायद आज तक और किसी फ्यूड में हमें देखने को नहीं मिले गाइस। तो ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस नए WWE अनटोल्ड एपिसोड में। जो लाइक का गोल है हमारा रहने वाला है 4000 का। फटाफट से आपको लाइक बटन नीचे जाके दबा देना है और भाई वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस नए फ्रेश WWE अनटोल्ड एपिसोड में। हम पहले भी इसके कई सारे एपिसोड्स कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। काफी सारे सीक्रेट्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं जो कि आपको सुनने में मजा आता है और मुझे यहाँ पे बताने में मजा आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मंडे को आने वाला है असली अखाड़ा जिसकी मैं बात कर रहा हूं और आपको कल फाइनली पता लग जाएगा भाई क्या वो चीज है, कहां पे जाके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन रिपीट जरूर करूंगा कि हार्डकोर फैंस के लिए होने वाला है जो सच में रेसलिंग के लिए भाई टाइम निकाल सकते हैं और एक्चुअली में उसके बारे में जानना चाहते हैं और ज्यादा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें दोनों ही रेसल चैटर और रेसल इंडिया चैनल पे। अब रैंडी ऑर्टन की मैं बात करूंगा तो उनका करियर स्टार्ट हुआ था साल 2000 में ओहायो वैली रेसलिंग के अंदर, जो कि उस टाइम पे WWE की डेवलपमेंटल टेरिटरी थी। और यहाँ पे एक शो के अंदर वो सुपरस्टार से लड़ रहे थे जिसका नाम था रिको कॉन्स्टेंटिनो और इसी सेम शो में लड़ रहे थे बटिस्टा अंडरटेकर से। अब अंडरटेकर यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द लोग जो है मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई अंडरटेकर के सामने कुछ कभी गलत मत बोल देना, शायद वो उस बात का बुरा मान जाए। लेकिन जितने भी सुपरस्टार्स मेरे साथ रिंग में परफॉर्म कर चुके हैं उनको एक बात पता है कि ना ही मैं सिर्फ एज उनका अपोनेंट या फिर एक WWE सुपरस्टार आता हूं, लेकिन मैं हमेशा उनके लिए एक मेंटर की तरह भी वहां पे रहता हूं। और वो कहते हैं कि हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि WWE अपने फ्यूचर के लिए बिल्ड करे और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं जो मैच हो रहा था अंडरटेकर का बटिस्टा के साथ, ऐसा नहीं था कि वहां पे टेकर क्योंकि इतना बड़ा स्टार है तो उसने सीधा जाके बटिस्टा को स्क्वॉश कर दिया। उसने बटिस्टा के लिए सेल भी किया ताकि वो सुपरस्टार भी अच्छा लग सके। और ये एक ऐसी चीज है जो ऑर्टन कहते हैं पहले टाइम में कोई भी सुपरस्टार करना पसंद नहीं करता था। उसको लगता था अगर मैंने इसके लिए सेल करके इसको अच्छा दिखा दिया तो वो चीज मेरे अगेंस्ट काम कर सकती है। लेकिन अंडरटेकर को इस चीज से गाइस कभी भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं और हमेशा बिजनेस जो है वो अंडरटेकर के लिए नंबर 1 पे आता था। अब ब्रूस प्रिचर्ड यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई अगर रेसलिंग में अंडरटेकर का तुम्हें अप्रूवल मिल जाता है कि तुम उसके साथ एक मैच लड़ सकते हो, यानी कि तुम किसी के साथ भी वो चीज कर सकते हो और तुम इस बिजनेस के लिए बिल्कुल बने हो। तो रैंडी ऑर्टन का जो करियर था गाइस वो डेब्यू हुआ था स्मैकडाउन पे साल 2002 में। उनका 2003 काफी अच्छा गया एवोल्यूशन के साथ। 2004 में उन्होंने मिक फोली के अगेंस्ट फ्यूड करी और साथ के साथ वो समर स्लैम में यंगेस्ट चैंपियन भी बन गए थे। लेकिन इसके बाद ऑर्टन के पास एक मौका आया, उनके पास एक नए गिमिक का आइडिया आया जो कि था द लेजेंड किलर। और ऑर्टन कहते हैं कि ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तो उन्होंने शो पे मे यंग, सार्जेंट स्लॉटर, रॉडी राउडी पाइपर, इन सब लोगों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। और एक दिन वो कहते हैं क्रिएटिव टीम मेरे पास आके कहती है कि क्या तुम अंडरटेकर के साथ मैच लड़ना चाहोगे? और ऑर्टन कहते हैं मैं, क्योंकि वो उस समय पे इतने यंग थे उनको यकीन नहीं हुआ कि भाई अंडरटेकर के अगेंस्ट ये मेरे को काम करने के लिए कह रहे हैं। तो उस टाइम पे गाइस अंडरटेकर 12-0 चल रहे थे रेसलमेनिया में और स्टोरी कुछ इस तरीके से सोची जा रही थी कि रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर को पहला लॉस देंगे एट रेसलमेनिया। और यहाँ पे अगर उनको ये करना था तो पहली बात तो उनको क्राउड की हीट चाहिए थी ताकि लोग उनको हेट करना स्टार्ट करें। तो एक स्मैकडाउन के एपिसोड पे रैंडी ऑर्टन ने अंडरटेकर को स्लैप करा और ये चांटा भाई सच में खिंचा के उन्होंने टेकर को मारा। और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन कहते हैं जबकि मैं बहुत नर्वस था, टेकर कहते हैं कि वो स्लैप एक मेक या ब्रेक था उस स्टोरी लाइन के लिए, क्योंकि अगर ऑर्टन मुझे आके ऐसे हल्का सा चांटा लगाता तो लोग कहते भाई ये इसने क्या किया। एक अच्छा खासा चांटा लगाना जरूरी था ताकि थोड़ी रियलिस्टिक हमें चीजें दिखाई दें। और रैंडी ऑर्टन भी कहते हैं कि देखो भाई हर बार मुझे एज द बैड गाय जो है काम करना ज्यादा पसंद आता है और उस पॉइंट पे मैंने कई सारी अलग अलग चीजें करी थी स्टोरी लाइन में ताकि मैं लोगों को पिस ऑफ कर सकूं। और इस पॉइंट पे WWE यूनिवर्स गाइस रैंडी ऑर्टन को इस बात के लिए पसंद करना स्टार्ट कर गई थी कि आखिर
आखिर ये बंदा एक बैड गाय का रोल कितने अच्छे से प्ले कर लेता है। तो ऑर्टन को भी काफी फायदा हो रहा था। बात करते हैं अप्रैल 3, 2005 की, यानी कि रेसलमेनिया 21 की। तो यहाँ पे गाइस ना ही सिर्फ रैंडी ऑर्टन और अंडरटेकर ने हमको एक कमाल का मैच दिया, लेकिन इस मैच में हमें एक सरप्राइज भी देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन के फादर यानी कि बॉब ऑर्टन आते हैं इंटरफेयर करने के लिए, और वो उसी कास्ट से अटैक करते हैं यहाँ पे अंडरटेकर को जो उन्होंने रेसलमेनिया 1 में पहना था। तो थोड़ी सी हिस्ट्री भी यहाँ पे हमको दिखाई गई, और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मेरे लिए भी काफी बढ़िया मोमेंट थी कि वहां पे मैं अपने डैड के साथ काम कर पाया। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद गाइस अंडरटेकर तब भी कर देते हैं किक आउट, और जब वो उठते हैं वो अपने चोक स्लैम के लिए जाते हैं, एक ऐसा मूव जो कि शायद बहुत कम लोग उससे किक आउट करते हैं। रैंडी ऑर्टन ने गाइस उसको रिवर्स कर दिया एक RKO के अंदर, और ऑर्टन बात करते हैं कि किस तरीके से उनका मूव RKO मैटर करता है, और इसी वजह से लोग उसके लिए चैंट करते हैं। और उस पॉइंट पे क्योंकि ऑर्टन ने रिवर्स करके एक RKO लगाई टेकर को, वो कहते हैं कि अंडरटेकर 4 में से एक फोरफादर्स है मेरे जिन्होंने इस मूव को पॉपुलर करने में मदद करी है। और अंडरटेकर भी यहाँ पे तारीफ करते हैं रैंडी ऑर्टन की कि ये बंदा काफी अच्छा स्टोरी टेलर है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है इनसाइड द रिंग जो कि मैटर करती हैं। और गाइस जबकि यहाँ पे अंडरटेकर इस मैच को जीत गए, रैंडी ऑर्टन के लिए तब भी काफी फायदा हुआ। अंडरटेकर वाज 13-0, लेकिन ऑर्टन अब एक स्टार बन चुका था। तो अंडरटेकर की विक्ट्री हो गई भाई रेसलमेनिया के अंदर, और अब समय था बिल्ड करने का समर स्लैम के लिए इन 2005। और WWE की क्रिएटिव टीम को एक आइडिया आया जो कि पहले भी उन्होंने यूज करा हुआ था कि वो मेकअप आर्टिस्ट से गुमराह करना चाहेंगे अंडरटेकर को। तो बेसिकली हमें एक चीज देखने को मिली थी एक पॉइंट पे WWE में गाइस, जब एरिक बिशॉफ जो है वो अपना नकली चेहरा लगा के आ गए थे एक मेकअप आर्टिस्ट से मदद लेके, और स्टेफनी मैकमैन को पता नहीं था कि वो एक्चुअली में एरिक बिशॉफ है। तो ये सेम चीज वो करना चाहते थे यहाँ पे बॉब ऑर्टन के साथ कि अंडरटेकर को लगे ये कोई फैन आ गया कूद के रिंग के अंदर, लेकिन एक्चुअली में वो बॉब ऑर्टन होंगे। लेकिन इस समर स्लैम वाले मैच में इस मेकअप आर्टिस्ट ने पूरे तरीके से एफ अप कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने जो मतलब मेकअप का चेहरा बनाया वो भी बिल्कुल बॉब ऑर्टन जैसा ही लग रहा था। तो लोगों को गुमराह करना तो दूर की बात, मेकअप पहनने के बाद भी ये पता लग रहा था कि ये बंदा बॉब ऑर्टन है। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं भाई अगर वो मेकअप आर्टिस्ट ये अभी डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, आई थैंक यू फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये मैच हमें देखने को मिला इनका एक बार फिर से समर स्लैम के अंदर। रैंडी ऑर्टन यहाँ पे जीत तो गए बॉब ऑर्टन की इंटरफेरेंस की वजह से, लेकिन उतना इंपैक्ट उस चीज का बना नहीं जितना बनना चाहिए था। तो समर स्लैम का इन दोनों का मैच कंप्लीट हुआ, यानी कि 2 मैचेस इनके हो गए। लेकिन WWE अभी और भी आगे बढ़ना चाहती थी, उनके पास और क्रिएटिव आइडियाज थे स्टोरी लाइन के। और मैं बात कर रहा हूं सितंबर 16, 2005 के स्मैकडाउन एपिसोड की, जहां पे रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर से लड़ रहे होते हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ ऑर्टन बाहर बुलाते हैं एक बंदे को वैन में, वो वैन में से कैस्केट निकलता है और उसके अंदर भी हमें अंडरटेकर देखने को मिलता है मरा हुआ। और यहाँ पे सारे लोग बिल्कुल पागल हो गए थे देख के कि आखिर ये चीज कैसे हो सकती है। तो स्टोरी लाइन में कुछ ऐसी एपिक मोमेंट्स भी देखने को मिली जहां पे रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर की फ्यूनरल कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ अंडरटेकर अब मर चुका है। लेकिन एक्चुअली में गाइस उनकी फ्यूनरल वाले एपिसोड में अंडरटेकर कैस्केट में से उठ के चोक स्लैम लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन को, और यहां से इन दोनों के बीच में कैस्केट मैच बिल्ड करा गया था फॉर नो मर्सी 2005। तो छोटी छोटी चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें करी जा रही थी, एपिक मोमेंट्स जो कि आज तक लोगों को याद रहती हैं। तो नो मर्सी 2005 में ये 1-on-1 नहीं बल्कि एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच था, जहां पे रैंडी ऑर्टन अपने फादर बॉब ऑर्टन के साथ टीम अप कर रहे थे टू फेस द अंडरटेकर। और यहां पे भी भाई क्या कमाल की मोमेंट्स हमें देखने को मिली, जबकि रैंडी ऑर्टन ने अंडरटेकर को इस मैच में हरा दिया जैसे तैसे, इंटरफेयर वगैरह सब कुछ करके। लेकिन मैच के बाद जो हमें देखने को मिला वो WWE की हिस्ट्री में गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स की तरह जाता है, क्योंकि रैंडी यहां पे एक एक्स लेके आते हैं, कुल्हाड़ी लेके आते हैं, और पहले तो अंडरटेकर के पूरे कैस्केट को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद बॉब ऑर्टन एक इतना बड़ा केन लाके देते हैं उनको भाई, जिसके अंदर होती है केरोसिन, और उस पूरी केरोसिन को रैंडी ऑर्टन जो है यहाँ पे उस कैस्केट के ऊपर डाल देते हैं। अब ऑर्टन एक स्टोरी बताते हैं कि ये भाई डालते समय क्या हो रहा था कि उनके शूज के ऊपर भी पूरा केरोसिन जो है वो गिर गया था, और वो कहते हैं उस पॉइंट पे मैं कितने कैरेक्टर के अंदर होता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, बस मुझे उस तरीके से एक्ट करना है जितना मैं अच्छे से कर सकता हूं। और रैंडी को उस चीज का उस समय कुछ पता था नहीं। तो पहली बार एक और फनी सी मोमेंट हुई कि भाई उनका लाइटर ही नहीं जल रहा था जिससे उनको आग लगानी थी, और ब्रूस प्रिचर्ड कहते हैं कि भाई मैं बैक स्टेज देख रहा हूं छुप छुप के कि भाई रैंडी ऑर्टन के अपने आप को ना जला ले क्योंकि इसके ऊपर इतनी सारी केरोसिन गिरी हुई है। लेकिन वो वहां पे गए नहीं। रैंडी ऑर्टन जैसी कैस्केट को आग लगाते हैं, लिटरली गाइस इतने से दूर रहे वो, और आग से वो एकदम से पीछे हो गए। उनके जूतों के ऊपर केरोसिन थी, उनको भी आग लग सकती थी। तो ये बहुत फॉर्चुनेट मोमेंट थी। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई मैं जस्ट वहां पे बच गया, और कैस्केट जो है गाइस स्टोरी लाइन में जल गया, और अंडरटेकर उसी के अंदर थे। तो ये बहुत बढ़िया मोमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली। क्राउड बिल्कुल शॉक रह गया, और अंडरटेकर पोस्ट ओपिनियन में बात करते हैं कि भाई अगर मेरे
गिमिक को तुम ऐसे जला दोगे तो सबको ये बात पता है कि बंदा वापस तो जरूर आएगा, और जब वापस आएगा देन हिज अपोनेंट विल हैव टू पे हेल। तो ये चीज काफी अच्छे से बिल्ड करी गई थी, और इस टाइम के बाद कुछ देर तक गाइस अंडरटेकर ऑफ स्क्रीन चले गए थे, और हमें देखने को मिलता है कि कई हफ्तों तक रैंडी ऑर्टन जो है वो सर्वाइवर सीरीज की बिल्ड में काम कर रहे थे, जहां पे उन्होंने अपनी टीम स्मैकडाउन के लिए जो है विक्ट्री भी हासिल करी, और उनको एक और सक्सेस मिल गया इस शो के अंदर। लेकिन इसी शो में द अंडरटेकर का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। जैसे ही उनका गॉन्ग बजता है भाई, रैंडी ऑर्टन का जो रिएक्शन था प्राइसलेस था। आप अभी देख ही पा रहे होंगे कि क्या एक्सप्रेशंस ऑर्टन ने दिए हैं, और ये सारी चीजें काम करती हैं भाई बिल्कुल स्टोरी लाइन के अंदर। अंडरटेकर आते हैं, एक कैस्केट होती है बिल्कुल ऐसे स्टैंडिंग कैस्केट, उसमें आग लग जाती है और अंडरटेकर लात मार के उससे बाहर निकलते हैं। और टेकर भी कहते हैं भाई कि अंदर इतनी गर्मी हो रही थी कि मुझे था मैं कब यहां से बाहर निकलूंगा, और जैसे ही वो उस पर लात मारते हैं बिल्कुल आग उनके भी सामने थी। तो ये गाइस को इतना भी आसान नहीं होता करना। तो अंडरटेकर ने अपना रिटर्न करा और अटैक करा उन्होंने रैंडी ऑर्टन के ऊपर, और ये चीज गाइस हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिली। इसके बाद ये स्टोरी लाइन और आगे बढ़ने वाली थी, और WWE को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि भाई हम इसको खत्म करें, अभी भी और क्रिएटिव आइडियाज आए जा रहे हैं। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा गाइस कि दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन। किस तरीके से इसको बुक करा जा रहा है ये आप सुने। नवंबर 29, 2005 अंडरटेकर को कंटिन्यू करा रैंडी ऑर्टन ने अटैक करना, लेकिन अब कोई नॉर्मल अटैक काम नहीं करने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें ये लोग कर चुके थे एक दूसरे के साथ कि अगर इनको अपनी स्टोरी लाइन में अभी भी इंटरेस्ट बना के रखना था तो कुछ नेक्स्ट लेवल शिट करने की जरूरत थी। और ये मेरे वर्ड्स नहीं, ये रैंडी ऑर्टन के वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे गाइस वो एक लेवल और भी आगे चले गए, और रैंडी ऑर्टन ने डिसाइड करा कि अंडरटेकर को मैं कार के पीछे रखूंगा और उस गाड़ी को चलाऊंगा और स्मैकडाउन के सेट के थ्रू जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, एक्सीडेंट कर दूंगा। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ये चीज बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि सेट इस तरीके की शेप में था और बीच में इतनी सी जगह थी जिसमें से कार निकल सकती। अगर ऑर्टन थोड़ी भी कार इधर या उधर ले जाते तो वो वैसी होती नहीं, एक्सीडेंट तो होता लेकिन वो तोड़ फोड़ हमें देखने को नहीं मिलती। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं ये मेरे करियर का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड डेंजरस स्किल था, या फिर स्टंट था। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गाइस कि जो स्मैकडाउन का सेट है पूरे तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। और ऊपर से गाइस ये एक टेप्ड शो था, तो उनके पास और भी ज्यादा यहाँ पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक गो के अंदर हम इसको सही करें, क्योंकि क्राउड वहां पे बैठा हुआ है, और अगर गलती हो गई एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन इतने पटाखे वटाखे नहीं फूटे, वो एलिमेंट्स नहीं देखने को मिले, तो लोग कहते हैं भाई ये क्या कचरा हो गया एकदम से, और वो चीज बाहर भी चली जाती, मीडिया में भी फैलती, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इसको इन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट करा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अंडरटेकर अगर एक जलती हुई कैस्केट से रिटर्न करता है तो उसके अपोनेंट को हेल की फॉर्म में पे करना पड़ता है, और इसी ने बिल्ड करा अंडरटेकर वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट आर्मेगेडन 2005 इनसाइड द हेल इन अ सेल। और ऑलरेडी जबकि इतनी लंबी स्टोरी लाइनें चल चुकी थी, लोगों का इंटरेस्ट अभी भी खत्म हुआ नहीं था, क्योंकि रेसलमेनिया होती है अप्रैल में, ये था दिसंबर में पेपर व्यू, और ऑलमोस्ट पूरे साल स्टोरी लाइन चलने के बाद भी इनके पास अभी भी और चीजें थी टू गिव टू द WWE यूनिवर्स। और रैंडी ऑर्टन यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई WWE में बहुत सारे लेजेंड्स हैं, लेकिन अंडरटेकर तब भी स्पेशल है, क्योंकि वो हैं अबाउट रिस्पेक्ट। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं अभी हमको पता लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अंडरटेकर वाज वन एट रेसलमेनिया, रैंडी ऑर्टन वन एट समरस्लैम, और 1-on-1 की हम बात कर रहे हैं, ये फाइनल मैच था इनके बीच में एट आर्मेगेडन 2005। और अंडरटेकर ने रैंडी ऑर्टन को मैच से पहले ही बोल दिया था कि भाई ये एक हेल इन अ सेल है, इसमें हमको ऐसा नहीं करना कि जाके सेफ्टी के बारे में सब कुछ सोचना है। इफ वी हैव टू गिव देम वायलेंस इट हैज टू बी वायलेंट, ये बात अंडरटेकर ने बोली। और वो कहते हैं जबकि हम ऑलरेडी एक दूसरे की केयर करते हैं, रिंग के अंदर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हैं, अपोनेंट जो है दोनों मिलके एक अच्छा शो पुट अप करने की कोशिश करते हैं फैंस के लिए, लेकिन तब भी दोनों सुपरस्टार्स के बीच में इंडिविजुअल कंपटीशन होता है कि आखिर दोनों में से कौन बेटर उस नाइट पे परफॉर्म कर सकता है। और इस मैच में हमें एक मोमेंट देखने को मिलती है जहां पे अंडरटेकर रिंग के नीचे से चेयर निकालते हैं और रैंडी ऑर्टन को अटैक करने से पहले कहते हैं हे किड हियर कम्स योर रिसीप्ट, और ये वही रिसीप्ट है उस चेयर शॉट का बदला जो स्मैकडाउन पे हुआ था, और अंडरटेकर अब लेना चाहते थे और रैंडी ऑर्टन कुछ कर नहीं सकते थे, उनके सर पे चेयर पड़ी, खून आना स्टार्ट हो गया। लेकिन तब भी ऑर्टन यहाँ पे तारीफ करते हैं कि अंडरटेकर ने यहाँ पे पूरी सेफ्टी की जो है वो ध्यान में रखा, और वो कहते हैं कोई भी और सुपरस्टार होता शायद पूरी जान से मुझे मारता, लेकिन अंडरटेकर ने वो चीज नहीं करी। और ऑर्टन कहते हैं कि उस टाइम पे मैंने एक चीज सीखी कि ऑलवेज केयर अबाउट योर अपोनेंट इन द रिंग। तो इस मैच से भी उनको बीच बीच में अंडरटेकर से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था। तो इस मैच की हम बात करें, दोनों का खून आ रहा
था, कमाल की चीजें ये कर रहे थे। अंडरटेकर ऑर्टन को एक बार फिर से कहते हैं अगर तुम मुझे मारोगे तो सच में लगना चाहिए तुम मुझे मार रहे हो, क्योंकि ये नॉर्मल मैच नहीं, एक हेल इन अ सेल है और ये बिजनेस हमने चुना है, हमको किसी ने फोर्स नहीं करा आके करने के लिए, तो हमें अपना बेस्ट देना बनता है। और वो कहते हैं ब्लड इज अनकंफर्टेबल विजुअल बट स्टिल इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अगर दो बंदों का रिंग में खून निकल रहा है तो पता है कि हाँ भाई चीजें जो है बिल्कुल आगे बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे गाइस रैंडी ऑर्टन बात करते हैं हेल इन अ सेल की, किस तरीके से बिल्कुल एक अलग तरीके का एनिमल है, अलग तरीके का एक चैलेंज रहता है जहां पे कुछ ना कुछ यूनिक करना काफी मुश्किल रहता है। तो इस मैच में अंडरटेकर एक बार फिर से पोस्ट ओपिनियन में तारीफ करते हैं कि रैंडी ऑर्टन की रिंग मूवमेंट इतनी अच्छी है कि वो वेस्ट नहीं करते टाइम, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे ताकि लोग उन पे ध्यान दें। और हम जानते हैं कि इस मैच के अंदर हमें देखने को मिल रहा था एक अप एंड कमिंग सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन, दूसरी तरफ वेटरन अंडरटेकर, और ऑलरेडी इनकी फ्यूड वगैरह सब कुछ इतना बढ़िया हो चुका था, पहले अच्छे मैचेस हो चुके थे, इनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रोबेबली ये जानते थे कि बहुत लंबे समय तक हमारा ये आखिरी मैच हो सकता है, तो हमको अपना बेस्ट देना है, सब कुछ देना है इस एक मैच में। तो वेपन्स का इन्होंने यूज करा, रेफरी का इनफैक्ट यहाँ पे खून निकलना स्टार्ट हो गया था, बॉब ऑर्टन का जो खून निकलना स्टार्ट हो गया था, और वो जो नया रेफरी आता है उसको भी मिलकर अटैक कर देते हैं। लेकिन गाइस बॉब ऑर्टन पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं कि मैं तो बस वहां पे आराम से मजे ले रहा था, क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था कुछ टाइम में, और मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मैं अपने बेटे और अंडरटेकर की स्टोरी लाइन का पार्ट बन पाया। तो यहां पे गाइस हमें एक और इंपॉर्टेंट मोमेंट देखने को मिलती है कि रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर का टूम्बस्टोन फिनिशर करते हैं रिवर्स, और वो उस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू में शायद उससे पहले किसी ने ऐसे नहीं करा था कि ऑर्टन रिवर्स तो करते ही है, लेकिन साथ के साथ टेकर का मूव उन्हीं पे लगा देते हैं, द टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर। और वो फिर से अंडरटेकर की तारीफ करते हैं कि पाइल ड्राइवर एक बहुत ज्यादा रिस्की मूव है, और टेकर कहते हैं कि मैंने इतने बंदों के ऊपर ये लगाया है लेकिन मेरे पे ज्यादा बंदों ने ये मूव नहीं लगाया। तो रैंडी ऑर्टन को वो मूव करने के लिए अलाउ उन्होंने किया, साथ ही साथ एक रिस्क भी लिया कि अगर ऑर्टन गलती से उसको एफ अप कर देता है तो भाई अंडरटेकर के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने वो एग्जीक्यूट सही से करा, और अंडरटेकर को टूम्बस्टोन जब लगाया तो ये भी एक बड़ी मोमेंट थी। तो फाइनली इतने अच्छे मैच के बाद भाई एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि अंडरटेकर अपना कमबैक करते हैं, वो ना ही सिर्फ रैंडी ऑर्टन को बल्कि बॉब ऑर्टन को भी एक टूम्बस्टोन लगाते हैं। ये आखिरी रेफरी वापस आता है एंड अंडरटेकर विंस दिस मैच। 30 मिनट का एब्सोल्युटली क्लासिक, और मैच के बाद भी अंडरटेकर एक अनप्लान्ड मोमेंट थी, वो चले जाते हैं हेल इन अ सेल के ऊपर और वहीं अपनी सेलिब्रेशन और अपने पोज वगैरह करते हैं, और वो कहते हैं ये मेरी एक एप्रिसिएशन थी उस क्राउड के लिए जो कि वहां पैसे देके टिकट खरीद के वो मैच देखने के लिए आया है। और रैंडी ऑर्टन भी यही बात बोलते हैं कि भाई देखो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि उस पॉइंट पे अंडरटेकर के साथ इतनी लंबी फ्यूड करने का मौका मुझे दिया गया, और वो कहते हैं कि ये प्योरली मेरे लिए एक ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन इसके साथ साथ वो एक सीक्रेट स्टोरी भी शेयर करते हैं, और जो यहां तक वीडियो देख रहा है उसको ये जानने को मिल जाएगा। रैंडी ऑर्टन बताते हैं कि एक्चुअली में ये सारी चीजें स्टार्ट कहां से हुई। तो हॉल ऑफ फेम और रेसलमेनिया के बीच में हम जानते हैं गाइस दिन होता है, सुबह होती है, और वहां पे ट्रेनिंग होती है रेसलमेनिया के मैच की। तो बॉब ऑर्टन, अंडरटेकर, सारे ऑफिशियल्स ट्रेनिंग पे पहुंचे हुए हैं, और रैंडी ऑर्टन जो उस समय 24 साल के थे, यंग बंदा है भाई, नाइट आउट करने गया होगा, सोता रह गया और ट्रेनिंग मिस कर दी उसने, वो भी किस मैच के लिए, अ मैच अगेंस्ट अंडरटेकर एट रेसलमेनिया। और रैंडी ऑर्टन जब वहां पे पहुंचे वही ट्रेनिंग में, तो ये सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया था, और अंडरटेकर ने कहा कोई बात नहीं भाई, हम सारी चीजें जो है उसको अच्छे से संभाल लेंगे। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कोई भी और होता तो मुझे वहां पे ऐसे भगा देता कि भाई इस बंदे को जो है हम यूज नहीं कर सकते, बिच कर सकता था क्रिएटिव को कि मैं लेट आया ट्रेनिंग में, लेकिन वो चीज अंडरटेकर ने बिल्कुल भी नहीं करी। तो अगर उस टाइम पे वो कोई करता तो ये पूरी एक साल की जो फ्यूड हमें देखने को मिली वो शायद नहीं हो पाती। तो ये कितनी गाइस कमाल की बात है। और ऑर्टन कहते हैं उस टाइम के बाद अब आज की डेट में जब मैं भी यंग सुपरस्टार से बात करता हूं तो मैं उनको यही बताता हूं कि तब अगर अंडरटेकर ना होता तो शायद मैं आज यहां पे खड़ा होकर तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहा होता। और अंडरटेकर भी यही बात बोलते हैं कि देखो भाई, विंस मैकमैन ने जिस दिन मुझे डेडमैन का कैरेक्टर दिया, मैं उस चीज को रियलाइज कर चुका था कि कितना इंपॉर्टेंट ये मेरे लिए हो सकता है और इस बिजनेस यानी कि विंस मैकमैन के लिए भी हो सकता है। और 30 साल तक जो मैंने उस चीज को करा, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी वो मैं उसको कर पाया, ये मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं, मैं लकी हूं इस चीज में। और वो कहते हैं कि सबसे कमाल की बात यह है कि आज भी मैं बैठ के उस पूरी चीज के बारे में यहाँ पे बात कर पा रहा हूं। बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अंडरटेकर को ये बात रियलाइज होती है कि वो सिर्फ एक अच्छे परफॉर्मर ऐसे ही नहीं थे, उनको पता था उनके हाथ में
कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस चीज को बिल्कुल वैसे ही उन्होंने हैंडल करा। तो गाइस रैंडी ऑर्टन और अंडरटेकर की स्टोरी से ना ही सिर्फ हमें कुछ कमाल के मोमेंट्स या फिर कमाल के मैचेस देखने को मिले, लेकिन WWE की इनसाइट्स और कैसे चीजें काम करती हैं, व्हाट इज मेंटरशिप, उसके बारे में हमें जानने को मिला कि रैंडी ऑर्टन के करियर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी वजह से आज वो खुद इतने आइकॉनिक लेजेंड बन गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, दिस अनटोल्ड एपिसोड इज नाउ फिनिश गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक बटन दबा दें अगर यहां तक देखा है भाई, इतना तो बनता ही है। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।